दोस्तों, भारत में बार बार ये बात कई संगठनों के द्वारा, कई लोगों के द्वारा कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में दलित जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में फला जज नहीं है, फला जाति के जज होते तो निर्णय ऐसा होता। इस तरह की बातें कही जाती हैं। एक अधिवक्ता होने के नाते मैं किसी न्यायाधीश के निर्णय को उसकी जात से जोड़कर न देख सकता हूं, न मुझे ऐसी अनुमति है। कोई भी जज अगर गलत फैसला देगा तो वो उस व्यक्ति का गलत फैसला है, न कि उसकी जात का होने के नाते उसका गलत फैसला है। अगर किसी जज के फैसले से हम सहमत नहीं हैं, विसहमत हैं, तो भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी असहमति व्यक्त करें, लेकिन ये असहमति उस व्यक्ति के निर्णय के आधार पर होनी चाहिए, न कि उसकी जात के आधार पर। फिर भी क्योंकि बार बार ये बात उठती है कि सुप्रीम कोर्ट में दलित जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में दलित जज नहीं है, और B.R. गवई साहब दलित जज हैं जो आगे चलकर के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, तो इन्होंने क्या फैसला सुनाया है ईवीएम वाले मामले पर, इनका क्या विचार है, ये जानना देश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि अगर कोई दलित जज वहाँ बैठ जाएगा तो वो सब उस तरह से करने लगेगा जैसे हम सोच रहे हैं, या जो हमको न्याय जैसा महसूस हो रहा है वहाँ बैठे जज वही करेंगे। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, ईवीएम हटाने की मुहिम बहुत ज़ोर शोर से चल रही है देश में, और ये अभी से नहीं, ये 2015-16 से चलाई जा रही है। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सारे पार्टियों के नेता, बहुत सारे सामाजिक संगठनों के लोग और बहुत सारे अधिवक्ता ईवीएम के विरोध में अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। सबकी ये कोशिश है कि ईवीएम हट जाए। आम जनता के बहुत बड़े वर्ग का ये मानना है कि ईवीएम एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिस प्रकार से लोगों के खातों से बिना उनकी सहमति से अकाउंट साफ कर दिया जाता है दूर से बैठ करके, जिस प्रकार लोगों की मोबाइल में, लोगों के कंप्यूटर में वायरस भेज दिए जाते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के कारण से दूर से बैठ करके भी या सॉफ्टवेयर में छेड़खानी करके ईवीएम मशीन के साथ कुछ छेड़खानी की जा सकती है, और इस कारण से ईवीएम मशीन लोकतंत्र के लिए खतरा है। यह मतदाताओं की मतों का सही मूल्यांकन नहीं करता, यह सही गणना नहीं करता। तो दोस्तों, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं पड़ी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में जो ईवीएम पर केस लगे हुए थे, 2 केस लगे हुए थे। एक केस लगा था कि ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए, या कि 100% वीवीपैट की व्यवस्था की जाए, काउंटिंग की जाए, यानी कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है। दूसरा एक जो बहुत गंभीर मुद्दा उठाया जाता है कि 2016 से 2019 तक 19 लाख ईवीएम गायब हैं, उनका 2024 के लोकसभा चुनाव में दुरुपयोग हो सकता है। आखिर वो ईवीएम कहाँ हैं? तो इसको भी लेकर एक रिट फाइल हुई थी, और ये दोनों ही मामले 2 अलग अलग बेंच के सामने थी। जो 19 लाख ईवीएम के गायब होने का मामला था, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, वो थी जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने, जिसमें जस्टिस B.R. गवई सीनियर जज हैं। लेकिन फिर भी एक बात बता दें कि सभी जजों का, चाहे कोई सीनियर हो या जूनियर हो, निर्णय की क्षमता बराबर होती है। दूसरा एक मामला जो ईवीएम को बंद करने और बैलेट से चुनाव कराने का था, वो मामला जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने था, जिसमें दूसरे जज हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह, जस्टिस A.G. मसीह। इन तीनों जजों के बेंच के सामने थी। अब दोस्तों, भारत में बार बार ये बात कई संगठनों के द्वारा, कई लोगों के द्वारा
कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में दलित जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में फला जज नहीं है, फला जाति के जज होते तो निर्णय ऐसा होता, इस तरह की बातें कही जाती हैं। एक अधिवक्ता होने के नाते मैं किसी न्यायाधीश के निर्णय को उसकी जात से जोड़कर न देख सकता हूं, न मुझे ऐसी अनुमति है। अगर किसी जज के फैसले से हम सहमत नहीं हैं, विसहमत हैं, तो भारत का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी असहमति व्यक्त करें, लेकिन ये असहमति उस व्यक्ति के निर्णय के आधार पर होनी चाहिए, न कि उसकी जात के आधार पर। फिर भी क्योंकि बार बार ये बात उठती है कि सुप्रीम कोर्ट में दलित जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में दलित जज नहीं है, और BR गवई साहब दलित जज हैं जो आगे चलकर के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, तो इन्होंने क्या फैसला सुनाया है EVM वाले मामले पर, इनका क्या विचार है, ये जानना देश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि अगर कोई दलित जज वहाँ बैठ जाएगा तो वो सब उस तरह से करने लगेगा जैसे हम सोच रहे हैं, या जो हमको न्याय जैसा महसूस हो रहा है वहाँ बैठे जज वही करेंगे। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम दोनों ही निर्णयों पर चर्चा करते हैं। तो एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि पहला मामला जो जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच के सामने था, वो मामला था EVM पर रोक लगाने का। EVM पर रोक लगाने वाले इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया है कि हमने 40 से अधिक बार EVM हटाने वाली याचिकाएं सुनी हैं। मात्र आपकी धारणा के आधार पर कि आपको अनुमान है कि इसमें गलत होता है, इसके साथ छेड़खानी की जा सकती है, हम कोई फैसला नहीं सुना सकते, और इसलिए हम निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में उसके द्वारा कराए जा रहे चुनाव के माध्यम में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। वकीलों की दलील थी कि ये याचिका क्योंकि चुनाव से संबंधित है और चुनाव से सरकार बनती है, अगर सरकार नकली वोटों से बन जाएगी तो वो लोगों के मूल अधिकारों को नष्ट कर देगी। जी हाँ, लोगों के मूल अधिकारों को नष्ट कर देगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि EVM एक चुनावी मुद्दा है, लोगों के मूल अधिकार से इसका कोई संबंध नहीं है। आप जानते हैं दोस्तों, मेरी क्लास में जो मैं रात के 9 बजे पढ़ाता हूँ उसमें मैंने बताया है कि अनुच्छेद 32 जो है वो मूल अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का सबको अधिकार देता है। तो वकील लोग इस बात को मूल अधिकार से जोड़ करके सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये EVM से जुड़ा मुद्दा मूल अधिकार का मुद्दा नहीं है, इस नाते हम इसको अनुच्छेद 32 के तहत सुनने को बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 32 वो है जिसको बाबा साहब ने कहा था संविधान की आत्मा। इसको समझने के लिए आप रात 9 बजे रोज मेरी लाइव क्लास में जुड़िए, जिसमें मैं अपनी इस किताब के जरिए संविधान की व्याख्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ सरल भाषा में। किताब पहले से मंगा लें इस दिए गए नंबर पर। बाबा साहब की जयंती पर जिनको किताबें बांटनी है वो और पहले से संपर्क कर लें, जिससे कि उतनी किताबें हम छपवा सकें। और आप सभी लोग रात 9 बजे मेरी लाइव क्लास में जुड़ें, जिससे संविधान को आप समझ सकें, जिससे कि अनुच्छेद 32 को बाबा साहब ने संविधान की आत्मा क्यों कहा था, अनुच्छेद 32 पर संविधान सभा के अन्य लोगों ने क्या कहा था, इस पर हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके रात के लिए लाइव क्लास में जुड़ने का लिंक भी मंगवा सकते हैं व्हाट्सएप करके, और इसी नंबर पर आप किताब भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा रात 9 बजे चलने वाली लाइव क्लास में जो मैं संविधान ज्ञान प्रसार की मुहिम चला रहा हूं, उस मुहिम को अगर आप अपना आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर 8957568536 पर या इस बार कोड को स्कैन करके अपनी ओर से कोई आर्थिक सहायता भी भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई आर्थिक सहायता न केवल हमारा मनोबल बढ़ाएगी, बल्कि हमारी टीम के खर्च को वहन करने में हमें थोड़ी सहायता करेगी। और इसी नंबर पर आप लिंक भी मंगा सकते हैं, इसी नंबर से आप बात करके किताबें मंगा सकते हैं। यही हमारे द लॉजिकल इंडियन चैनल का संपर्क नंबर है 8957568536। तो दोस्तों फिर से चलते हैं कि EVM के दूसरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की जो BR गवई साहब की पीठ है उसने क्या कहा है। अभी तक दोस्तों हमने समझा
कि पहले मामले में जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने एक मत से, यानी तीनों ही जजों का एक ही मत है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि इस मामले को 40 से अधिक बार सुना जा चुका है और खारिज किया जा चुका है। इन्होंने कहा कि हम न तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी पाते हैं, न ही इन्होंने वीवीपैट में जो गड़बड़ी को दिखाया जा रहा है तमाम वकीलों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा, नेताओं द्वारा, उसको इन्होंने संज्ञान में लिया। इन्होंने पूरी रिट को खारिज कर दिया। अब आते हैं दूसरे मामले पर, जो जस्टिस BR गवई साहब की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय बेंच के सामने था। 19 लाख ईवीएम गायब होने का मुद्दा। BR गवई साहब और जस्टिस संदीप मेहता जी ने उस रिट को एकदम से खारिज कर दिया और कहा कि ये बिल्कुल निराधार है। हम इस बात को नहीं मान सकते कि कहीं इतनी ईवीएम गायब हैं और कहीं रखी गई हैं। इसका न तो कोई डेटा है, न कहीं कोई बात है। ये दोनों ही फैसले निर्वाचन आयोग के दावों को सही करने वाले हैं और निर्वाचन आयोग के ईवीएम से चुनाव कराने के निर्णय को मुहर लगाते हैं और निर्वाचन आयोग द्वारा इस बात के नकारे जाने को भी मुहर लगा देते हैं कि कोई ईवीएम गायब नहीं है। ये बहुत बड़ा सेटबैक यानी धक्का है उन लोगों के लिए जो ईवीएम विरोधी, ईवीएम हटाने की मुहिम से जुड़े हुए थे। दोस्तों, 19 लाख ईवीएम गायब होने का मुद्दा तो बिल्कुल ही इस बेंच ने नहीं सुना और इसे पूर्णतः निराधार बता करके याचिका खारिज की है। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग ये सोचने लगा है हर व्यक्ति की जात के हिसाब से कि फला जाति का वो था इसलिए ऐसा किया, फला जाति का वो था इसलिए ऐसा किया। जहां एक तरफ हमको जातीय मानसिकता से ऊपर उठना है और हम इस तरह से सोचने लगे हैं। मेरा अपना मानना है कि इस तरह की सोच विकसित करने में हमारे उन नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है जो जातीय समूह बना करके वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जैसे धर्म समूह बनाकर धर्म की राजनीति करने वाला व्यक्ति भी उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के धर्म के आधार पर बहुत सारे उन पर आरोप लगाया करता था। तो उसी तरह से जजों की जाति को लेकर बहुत सवाल उठते हैं। इसलिए ही आज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि BR गवई साहब दलित समुदाय से आते हैं और ये जस्टिस संजीव खन्ना के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अब अगली बात, आपके दिमाग में ख्याल आ सकता है कि आखिर ईवीएम मामले की सुनवाई जस्टिस चंद्रचूड़ जी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हर मामले की सुनवाई सीधे CJI करें ये कहीं संभव ही नहीं है। सारे जजों में मामलों को बांटना पड़ता है। ईवीएम का मामला इतना महत्वपूर्ण है, इसी कारण से ईवीएम के दोनों मामलों को दूसरे और तीसरे नंबर के सीनियरिटी वाले जजों को दिया गया है। आप जानिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में 5 जजेस की बेंच थी, इस नाते उसमें CJI साहब थे क्योंकि संविधान पीठ थी। संविधान पीठ जब भी बनेगी तो उसमें CJI होते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में जो चुनावी घोटाला हुआ था, जो रंगे हाथ पकड़ा गया था निर्वाचन अधिकारी बैलेट पेपर खराब करते हुए, उसमें भी जस्टिस चंद्रचूड़ साहब थे। तो हर मामले को एक ही जज सुने ये संभव नहीं है, मामले का वितरण करना पड़ता है। और अब आप पूछेंगे कि तो भारत की जनता को क्या करना चाहिए। तो भारत की जनता को संविधान के अनुच्छेद 261 में लिखा है कि न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय को मानना होगा। आप आलोचना कर सकते हैं लेकिन आपको मानना होगा। आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन आपको मानना होगा। न केवल सुप्रीम कोर्ट के जज के निर्णय को बल्कि तहसील का भी जज अगर निर्णय करता है तो उसको भी मानना होता है। हाँ, आप चुनौती कहाँ देंगे? उसके ऊपर की अदालत में। अब चूंकि ये सबसे ऊपर की अदालत है, इससे ऊपर कोई अदालत है ही नहीं, इसलिए इसके ऊपर तो चुनौती नहीं दी जा सकती। हाँ, जैसे 40 बार ईवीएम की याचिकाएं आई हैं, हो सकता है कि 41वीं बार भी कोई दाखिल करे। अब रह गई बात कि तो ईवीएम का विरोध कैसे किया जाए। ईवीएम का विरोध राजनीतिक पार्टियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, लोगों को करना होगा। मैं ईवीएम का विरोधी रहा हूं। मेरा अपना साफ साफ एक तर्क है कि ईवीएम में गड़बड़ी है कि नहीं है, इस आधार पर हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर हम ये तर्क ले लेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी है
तो जो कहता है कि गड़बड़ी है उसे सबूत देना पड़ता है, और सबूत वहां आप ही नहीं देंगे, यानी जो कह रहा है गड़बड़ी है वही नहीं देगा। जब वो दे लेगा तो जिस पर आरोप है यानी निर्वाचन आयोग, वो भी सबूत देगा कि जो ये सबूत दे रहा है वो खराब है। अभी हम लोग जितने भी प्रदर्शनों में ईवीएम की गड़बड़ियां सुनते हैं वो एक तरफा बात होती है, वहां निर्वाचन आयोग अपना पक्ष रखने के लिए नहीं होता है। और जो लोग भी ऐसे आंदोलनों में जाते हैं वो प्रायः यह मान कर जाते हैं कि जो व्यक्ति यहां बोल रहा है वह सही ही बोल रहा होगा, उसी की बात सुनने के लिए जाते हैं। लेकिन जब एक न्यायाधीश कहीं कुर्सी पर बैठकर बात सुनता है तो वह तटस्थ होता है, वो जो बोल रहा है उसको सही नहीं मानता है, बल्कि दोनों को सुनता है और कानून के मुताबिक जो आरोप लगाता है उसको साबित करना पड़ता है कि ये जो कह रहा है वो सही है। दूसरा उसको अगर खंडित कर दे तो बात खत्म हो जाती है, नहीं कर पाए तब बात मानी जाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह जी से, महमूद प्राचा जी से और उनकी पूरी टीम से निवेदन करूंगा कि वो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करें कि इसमें चाहे गड़बड़ी हो या नहीं हो, भारत के आम मतदाता को इसमें यकीन नहीं है। यकीन की बात जब हम उठाएंगे तब ये बात कुछ चलने लायक होगी, अन्यथा सामाजिक आंदोलन चलते रहेंगे। लेकिन जब तक न्यायालय या सरकार दोनों में से कोई एक नहीं चाहेगी तब तक ईवीएम बनी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे इतनी बड़ी बात जनता तक पहुंच सके। चैनल सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करें और रात 9 बजे की हमारी संविधान की लाइव क्लास में जरूर जुड़ें। जय संविधान।